नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईएससी मैथमेटिक्स एस बुक से डिटरमिनेंट चैप्टर। और इस डिटरमिनेंट चैप्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है 5D। 5D एक्सरसाइज में जितने भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे उनमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट होता क्या है अभी मैं आपको समझाऊंगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को समझाता हूँ, इसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो देखो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी में आते हैं। पहली प्रॉपर्टी आपके सामने ये है कि इफ ईच एंट्री इन एनी रो और ईच एंट्री एनी कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा है कि ये गिवन डिटरमिनेंट है, इसके एक रो के सारे एलिमेंट जीरो है, जो सेकंड रो है उसके सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो है। तो इस पूरे डिटरमिनेंट का जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी बच्चों ये है। सेकंड प्रॉपर्टी ये आपके सामने लिखा है कि इफ रोज बी चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनअल्टरेड। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि एक कोई डिटरमिनेंट है, उसके सभी रोज को अगर हम कॉलम में चेंज कर दें तो उनके वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आता है, मतलब उन दोनों के सेम आंसर आएंगे। कहना मतलब ये डिटरमिनेंट इसके क्या होगा, इक्वल होगा। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूं। देखो, जैसे ये एक डिटरमिनेंट है 2439। ठीक है, इसका अगर मैं आंसर निकालूंगा तो 2 9 2 18, 3 × 4 12 और यह आया आपका 6। ठीक है, अगर मैं अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक दूसरा डिटरमिनेंट बना रहा हूँ। वो कैसे बन रहा है कि सभी रोज को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर 2 4 रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया और फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 9 × 2 18, बीच में माइनस साइन, 3 × 4 12। आंसर कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों डिटरमिनेंट्स का आंसर सेम आ रहा है। तो रोज सभी रोज को अगर कॉलम में चेंज कर रहे हो या सभी कॉलम्स को रो में चेंज कर रहे हो तो वहां पर जो दो डिटरमिनेंट्स होगी पहली बार दोनों इक्वल होंगे, उनके आंसर भी सेम आएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज नेगेटिविटी ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट। देखो बच्चों, यहां पर सबसे पहले मैं एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं। जैसे एक डिटरमिनेंट हम लेते हैं 2439 और हमने यहाँ पर दो रोज को इंटरचेंज कर लिया। इंटरचेंज करने का सेंस ये बनता है कि पहली रो इधर आ जाएगी, दूसरी रो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3924, तो ये दोनों कभी आपस में इक्वल नहीं होंगे। ये वाला डिटरमिनेंट इसके इक्वल नहीं होगा, लेकिन बाहर अगर माइनस साइन आ गया तो ये डिटरमिनेंट इसके क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और इसका आंसर को भी देखो मैं वेरीफाई कराता हूँ। यहाँ पर 9 × 2 = 18, बीच में माइनस साइन, 4 × 3 = 12। कितना आंसर आ रहा है, 6 आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बाहर माइनस साइन है, 3 × 4 = 12, बीच में माइनस साइन, 9 × 2 = 18 और इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा माइनस माइनस का 6 और क्या मिल जाएगा, 6। ये दोनों तब इक्वल आ रहे हैं, दोनों डिटरमिनेंट्स इसके आंसर तब इक्वल आ रहे हैं कि जब बाहर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। और ये माइनस साइन कब आएगा, जब आप किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे। वही चीज यहाँ पर भी शो हो रही है। ये डिटरमिनेंट इस डिटरमिनेंट के नेगेटिविटी के इक्वल है। ठीक है, तो कैसे इक्वल है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे ये आपका ये C1 है और ये क्या है, C2 है। इसको इंटरचेंज कर दिया, जब इंटरचेंज किया तो ये C1 यहाँ पर आ गया और ये C2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, C1 इंटरचेंज C2। तो जब C1 C2 की जगह आ गया, C2 C1 की जगह आ गया, तो आप देख पा रहे हो कि बाहर माइनस साइन भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको आना चाहिए। जब भी आप दो रोज दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो तो बाहर एकदम माइनस साइन आएगा, तब जाके पहले वाला डिटरमिनेंट दूसरे वाले के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टी 4 काफी आसान है। प्रॉपर्टी 4 में ये बोला गया है कि इफ टू रोज और टू कॉलम्स इन अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल देन द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी भी डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम इक्वल है तो उनका आंसर हमेशा जीरो होगा। उस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये है R1 पहली रो और ये है दूसरी रो, दोनों सेम है, दोनों एक जैसे है। यहाँ पर R1 किसके इक्वल है, R2 के इक्वल है। तब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस पूरे का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन काफी मिलेंगे। अब प्रॉपर्टी 5 देखो, प्रॉपर्टी 5 में क्या बोला गया है कि इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बी मल्टीप्लाई बाय अ नॉन जीरो रियल नंबर k देन द वैल्यू ऑफ न्यू डिटरमिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटरमिनेंट। देखो बच्चों, इसको ना एग्जांपल से मैं समझाता हूं पहले आपको। जैसे ये एक डिटरमिनेंट है 2439, इसमें अगर मैं k का इंटू कर रहा हूं, इस डिटरमिनेंट में एक नॉन जीरो स्केलर नंबर है k, उसका मैं इंटू कर रहा हूं। ठीक है, अब
इस के का इंटू कैसे होगा? अब ऐसा मत करना कि इस के का इंटू आप सारे एलिमेंट से करोगे, क्योंकि ऐसा प्रोसेस होता है ना मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये मैट्रिक्स है जैसे 2 4 3 9। अगर मैं इसमें के इंटू करूंगा तो कितना आएगा भाई? ये आएगा 2k 4k 3k 9k, मतलब के का इंटू सारे एलिमेंट्स में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में अगर आपको के का इंटू अंदर करना है तो आप इस के का इंटू या तो किसी एक रो में करोगे या किसी भी एक कॉलम में करोगे। जैसे मैं यहाँ पर इंटू कर रहा हूँ के का फर्स्ट रो में 2k और 4k, लेकिन फिर सेकंड रो में इसका इंटू नहीं होगा। या अगर फर्स्ट कॉलम में करूंगा तो सेकंड कॉलम में नहीं होगा, सेकंड कॉलम में करूंगा तो फर्स्ट कॉलम में नहीं होगा। किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में आप के का इंटू कर सकते हो, सारे एलिमेंट से इंटू नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर यह बोला गया है कि पहले जो डिटरमिनेंट था, पहले क्या था ये भाई 2 4 3 9, इसका जो आंसर आ रहा है देखो 9 2 जा 18 3 4 जा 12, कितना आ गया 6। ठीक है, अब के का इंटू कर दिया इसमें किसी भी एक रो या कॉलम में, जैसे मैंने R1 में कर दिया, तब मैं इसका आंसर निकालूंगा कितना आ रहा है 9 2 जा 18k 4 3 जा -12k, कितना आ जाएगा 6k। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो पहले आंसर आ रहा था और के का इंटू करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो के टाइम है। पहले आंसर 6 था, अब कितना आ रहा है 6k आ रहा है। ठीक है ना, तो ये वाला जो आंसर है वो पहले वाले का कितना है के टाइम है। इसी प्रॉपर्टी में यही बोला गया है। तो यहाँ पर भी देखो एग्जांपल्स ये दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट है, ये दूसरा डिटर्मिनेंट है, और इस दूसरे डिटर्मिनेंट में किसके इंटू कर दी? के इंटू कर दी। कहाँ पर करी? फर्स्ट रो में। पहले वाले का आंसर डेल है, ठीक है मान लिया, तो दूसरे वाले का आंसर क्या है? डेल डैश है। तो डेल डैश डेल का क्या है? के टाइम है। हाँ समझो, पहले वाले का आंसर 6 था, के का इंटू करने के बाद फिर आंसर क्या आ रहा है? 6k आ रहा है। तो ये जो आंसर आया 6k, ये पहले वाले का क्या है? के टाइम है। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये था आपका प्रॉपर्टी 5। अब आते हैं प्रॉपर्टी 6 में। प्रॉपर्टी 6 को मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे ये दे रखा है ना डिटर्मिनेंट, इससे समझाता हूं। मतलब यहाँ पर ना आपको ये बोला गया है कि अगर कोई भी एक डिटर्मिनेंट है, उसकी एक रो या एक कॉलम से आप उसको दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये आपके सामने ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें आपको ये कॉलम नजर आ रहा है, तो इस कॉलम के हिसाब से मैं इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। कैसे करूंगा देखो, आप समझो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है ना, पहले कॉलम में ये वाले एलिमेंट्स आपने लिखने हैं, A1 A2 A3, फिर कॉलम 2 लिखना है B1 B2 B3, फिर कॉलम 3 लिखना है C1 C2 C3, फिर क्या है बीच में प्लस साइन, यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर दूसरा डिटरमिनेंट लिखना है, उसमें ये आएगा x1 x2 x3, x1 x2 x3, फिर दूसरा कॉलम आ जाएगा दोबारा से B1 B2 B3, फिर तीसरा कॉलम आ जाएगा C1 C2 और C3। ठीक है ना, तो हमने क्या करा, इस वाले डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर दिया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। समझ में आ गया ना, तो काफी क्वेश्चन में हम इसको यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में यूज करेंगे तो बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। 7th प्रॉपर्टी, इसमें देखो इसमें क्या बोला गया है। 7th वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें ऑपरेशन बनाना आपको सिखाया जा रहा है। ठीक है ना, इसको भी मैं यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है उससे मैं आपको समझाता हूँ। ऑपरेशन आपको बनाना सिखाया जा रहा है, और ऑपरेशन जब बनता है तो किसी भी एक रो या एक कॉलम में चेंज आता है, लेकिन उस चेंज से उनकी इक्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। जैसे ये पहला वाला डिटर्मिनेंट है, इसमें ना इसके R3 में ना ऑपरेशन लगाया। अब R3 में ऐसा ऑपरेशन लगाया कि जो इसमें एलिमेंट A3 था वो बन गया A3 प्लस KA1, जो एलिमेंट B3 था वो बन गया B3 प्लस KB1, जो C3 एलिमेंट था वो क्या बन गया? C3 प्लस KC1। अब यहाँ पर R3 तो चेंज हो गया, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, मतलब इसका जो आंसर आएगा इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, ऑपरेशन लगा के किसी भी एक रो एक कॉलम में जो चेंज आता है, तो और पहले वाले डिटर्मिनेंट से उसे कंपेयर करोगे तो उनमें कभी इनइक्वालिटी नहीं आती, वो तब भी आपस में सेम रहेंगे, दोनों को सॉल्व करने पर सेम आंसर आएगा। ठीक है, ऑपरेशन कैसे बनाना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो कैसे यहाँ पर चेंज आया है वो समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर ना A3 है, A3 B3 और C3 है, ये किसके एलिमेंट है? ये R3 के एलिमेंट है। तो हमने R3 में चेंज करना है। R3 में क्या चेंज आया भाई? R3 में ये चेंज आया कि R3 के एलिमेंट्स में ये चेंज आया कि K का इंटू प्लस किया है R3 में, K का इंटू किससे किया? R1 के साथ। देखो समझाता हूं मैं आपको, अभी समझाता हूं।
जैसे R3 का पहला एलिमेंट है A3, लिख दिया आपने, K लिखा, और R1 का एलिमेंट क्या है A1। तो R3 का एलिमेंट जो A3 था वो अब ये बन चुका है इस ऑपरेशन के द्वारा, देखो बन गया ना। फिर R3 का दूसरा एलिमेंट क्या है B3 है, K का इंटू प्लस किया इसमें क्या, K का इंटू करके R1 को, अब R1 का दूसरा एलिमेंट क्या है B1 है, ठीक है। तो अब B3 क्या बन गया आपका, ये बन गया B3 प्लस के B1। अब ये तीसरा एलिमेंट में चेंज करना है, R3 का तीसरा एलिमेंट C3, R3 प्लस C3, उसमें क्या प्लस करना है के R1, और K लिखना है, फिर R1 कितना है यहाँ पर C1 है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो R3 का तीसरा एलिमेंट C3 अब चेंज हो चुका है इसमें, देखो C3 प्लस के C1। तो इस तरह से ऑपरेशन बना के आप किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट्स या एक किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हम काफी यूज करेंगे, जो क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, और भी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन मेन यही प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सीधा देखो हम क्वेश्चंस में आते हैं, और क्वेश्चन में इन प्रॉपर्टीज का यूज करके इनको सॉल्व करते हैं। देखो एक्सरसाइज 5D है, एक्सरसाइज 5D में क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिखा है ना, विदाउट एक्चुअलिंग प्रॉब्लम्स 1 to 10 स्टेट वाई ईच स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको रीजन देना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, ठीक है। तो भाई प्रॉपर्टी अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप आसानी से रीजन दे सकते हो। जैसे ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो आप क्या रीजन दोगे, जीरो के इक्वल क्यों है, मतलब आपको रीजन देना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल क्यों है। आप देखोगे कि इस डिटर्मिनेंट का सेकंड रो के सारे एलिमेंट जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट के यहाँ पर सेकंड रो के सारे एलिमेंट जीरो है तो उस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। ये मैंने पहली वाली प्रॉपर्टी में आपको समझाया था। तो आप यहाँ पर रीजन क्या दोगे इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि ईच एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आर जीरो। जितने भी एलिमेंट्स है सेकंड रो के वो सब क्या है, जीरो है, इज जीरो, सॉरी, ठीक है। इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, जीरो आया है। ऐसे आपने रीजन देना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखो, ये डिटरमिनेंट भी जीरो के इक्वल है। अब ये जीरो के इक्वल क्यों है वो, ठीक है, उसका आपको रीजन देना है। तो आप यहां देखोगे कि जो C1 है पहला कॉलम और जो C3 है तीसरा कॉलम, ये दोनों आपस में सेम है। और मैंने प्रॉपर्टी 4 में बताया था कि जब दो रो या दो कॉलम्स एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उस वाले डिटरमिनेंट का आंसर हमेशा जीरो आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि C1 इक्वल टू C3 देन दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो, या ऐसे लिख सकते हो कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, वो अपने हिसाब से आप लिख लेना। थर्ड वाला जो है ये भी जीरो दे रहा है। अब ये जीरो कैसे दे रहा है, देखो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये जो आपका R1 है, पहला रो है, उसमें अगर मैं 2 की इंटू कर दूं, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम में किसी नंबर की इंटू कर सकते हो, ठीक है, ये भी मैंने प्रॉपर्टी में आपको समझाया था। तो यहाँ पर मैं देखो 2 की इंटू कर रहा हूँ, मतलब R1 चेंज टू R1 में इंटू कर रहा हूँ मैं 2 की, 2R1। जैसे मैं यहाँ 2 की इंटू करूंगा R1 में, तो ये माइनस का 4, ये आ जाएगा 2 और ये 0, ठीक है। R1 के सारे एलिमेंट्स में 2 की इंटू कर दी, तो 3 4 1 4 2 0 माइनस 4 2 0, ठीक है। R2 में कोई चेंज नहीं आएगा, R3 में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ R1 में चेंज आएगा। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर जो R1 है वो R3 के इक्वल आ गया, R1 R3 आइडेंटिकल है, तो इसलिए इस वाले डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आएगा, ठीक है। तो रीजन आपने क्या दिया कि भाई R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये आपके आइडेंटिकल है, देन दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो। अब आगे वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, हाँ ये आ गया फोर्थ पार्ट बच्चों। देखो फोर्थ वाले पार्ट में भी आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पर इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉलम 4 जो है उसके सारे एलिमेंट जीरो है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, कॉलम 4 यानी C4 हैव जीरो एलिमेंट्स, मतलब हैव एलिमेंट्स एज जीरो, कुछ भी लिख देना यार, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, लेकिन ईच एलिमेंट्स ऑफ कॉलम 4 इज जीरो। समझ में आ गया बच्चों, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। फिफ्थ वाले में आते हैं,
अब ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल क्यों है, देखो जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ देखो जरा, ये है R1, ये है R3, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर R1 एंड R3, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आपका आइडेंटिकल है, इसलिए इस पूरे डिटरमिनेंट का आंसर 0 है। ठीक है ना, ये आपने रीजन दे दिया। 6 वाले पार्ट में यहाँ पर क्या हो सकता है, इस R2 में 2 के इंटू कर दो, R2 को चेंज कर लो, R2 चेंज टू 2 इंटू R2, R2 को चेंज किया आपने 2 इंटू R2, तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा, R2 में आपने चेंज कर लिया 2 इंटू R2, ये आ गया आपका माइनस का 4 0 2 और 4 2 जा 8, R3 ऐसी रहेगा 3 6 1 2, और ये आपका माइनस 4 0 2 8। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसमें R2 और R4 ये दोनों सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, इसलिए इस पूरे का आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th वाले पार्ट में। 7th वाले पार्ट में ये दोनों डिटरमिनेंट इक्वल है। क्यों इक्वल है? यहां पर क्या किया गया है कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, यानी सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो मैंने प्रॉपर्टी सेकंड में आपको बताया था कि जब सभी रोज को आप कॉलम में चेंज कर दोगे, ठीक है, सभी कॉलम्स को रो में चेंज कर दोगे, तो उस प्रोसेस में एक पहले वाला डिटरमिनेंट होगा और एक नया डिटरमिनेंट होगा, उनकी इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, सॉरी उनकी इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब दोनों डिटरमिनेंट्स हमेशा इक्वल होंगे। इन दोनों के आंसर भी कैसे आएंगे? सेम आएगा। एक्सपेंड करके आप सॉल्व करोगे तो इनके आंसर भी सेम आएंगे। ठीक है, तो सभी रोज को कॉलम में चेंज करने पर इक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है ना, मतलब ये डिटरमिनेंट हमेशा इसके क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आंसर में क्या लिखा है मैं देख लेता हूँ एक बार। इसमें लिखा है द रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। हाँ, वही चीज बोली गई है बस, सभी रोज को कॉलम में चेंज कर दिया, सभी कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी सेकंड में बता चुका हूं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 8th वाले में। यहां पर क्या हुआ है देखिए, ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर देखो, देखो इसको समझो जरा ध्यान से, इसको मैं समझाता हूं। देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3। सबसे पहले C1 जो है वो C2 के साथ इंटरचेंज हो गया, C2 के साथ। जब C1 C2 को इंटरचेंज किया तो C2 C1 की जगह आ गया 3 4 15, और C1 C2 की जगह आ जाएगा 2 11 6 और 21 7 8। और मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर रहे हो, इंटरचेंज, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि माइनस साइन बाहर आ जाता है, तब जाके इनमें इक्वालिटी आती है। ठीक है, तो आप जब भी दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो हमेशा बाहर माइनस साइन को एडजस्ट कर लोगे। ठीक है ना, उसके बाद देखो दोबारा ऑपरेशन लगा इसमें। अब दोबारा जब ऑपरेशन लगा तो वहां पर क्या हुआ कि जो C2 है, जो C1 है वो इंटरचेंज हुआ है C3 से, मतलब C1 C3 की जगह C3 C1 की जगह आ जाएगा। तो 21 इधर आ गया, 7 8, C2 में कोई चेंज नहीं आया, जैसे रहेगा। और C1 C3 की जगह चला गया 3 4 15। तो जब दोबारा आपने ये प्रोसेस किया, दोबारा जब आपने इंटरचेंज किया यहाँ पर कॉलम्स को, दो कॉलम्स को, तो दोबारा माइनस साइन बाहर आएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल हो गया। देखो ये और ये सेम ही है, तो यहाँ पर जो इंटरचेंज वाला प्रोसेस है वो 2 बार हुआ है, इसलिए ये इसके इक्वल आ गया, मतलब यहाँ पर प्लस साइन ही आपको शो हो रहा है। अगर एक बार आप प्रोसेस करोगे इंटरचेंज वाला, ठीक है, इस टाइप का, तो बाहर क्या शो होगा? माइनस साइन शो होगा। लेकिन जब दूसरी बार करोगे तब ये आपका प्लस हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं 9th वाला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन नजर आ रहा है ना, तो यहाँ पक्का इंटरचेंज वाला प्रोसेस हुआ होगा। यहाँ पर दो रोज या दो कॉलम को इंटरचेंज किया गया होगा। देखो भाई, इसको तो आप डायरेक्ट समझ सकते हो। यहाँ पर देखो 6 1, यहाँ पर देखो ना, ये ऊपर ये इधर 1 2 7, हाँ ये है R2 और ये क्या है? R1। R1 इंटरचेंज R2, तब जाके आपको ये मिला। तो रीजन आपने क्या दे दिया यहाँ पर? R1 और R2 को इंटरचेंज किया है, तब जाके आपको ये वाला डिटरमिनेंट मिला है, जिसके बाहर क्या है? माइनस है। समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा रखी है।
10th में देखो स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। रीजन क्या देंगे? स्प्लिटिंग वाला। मैंने आपको बताया था किसी भी एक डिटर्मिनेंट को आप दो डिटर्मिनेंट से ब्रेक कर सकते हो, दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट से भी ब्रेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पर C1 को देखकर इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट से ब्रेक कर सकते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। 2 3 4 ये ऐसे रहेगा, -1 0 3 2 1 0, प्लस साइन 3 4 5 -1 0 3 2 1 0। आप देखो इसको और इसको, पहले आप देखो, आप अगर इसको देखोगे तो पहले हमने इसको लिखा 2 3 4 लिख दिया यहाँ पर, फिर सेकंड कॉलम आ गया, फिर थर्ड कॉलम ये आ गया। अब प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन आ गया, फिर 3 4 5 यहाँ भी 3 4 5, उसके बाद सेकंड और थर्ड कॉलम ये आ गया। ठीक है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी में समझा चुका हूँ। यहाँ पर रीजन क्या दोगे? एक बार रीजन में देख लेता हूँ। इसमें क्या लिखा गया है? ईच एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम इज द सम ऑफ टू टर्म्स, द डिटरमिनेंट कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। ठीक है, बुक में लिखा है रीजन, वो नहीं तो समझना है ना, समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पर हमने स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है। ठीक है, जो रीजन है वो बुक में भी लिखा गया है आंसर में, तो उसको देखकर आप समझ सकते हो। मतलब मेन तो आपको यहाँ समझना है ना। तो यहाँ पर आपने स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज किया है, जिसमें क्या होता है कि एक कॉलम को देखकर हम किसी भी डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ये आप रीजन जो है बुक्स क्वेश्चन में से देख लेना भाई। ठीक है, चलो बी वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ बोला है कि विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट यूजिंग द थ्योरम और डिटरमिनेंट शो दैट, आपको इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, आपको ये प्रूफ करना है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स है और यहाँ के जो एलिमेंट्स है उनमें काफी चेंज है। जैसे यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर 3 4 5 है, यहाँ पर क्या है 1 0 -1 है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर रोज को चेंज करना है। ठीक है, R2 और R3 को चेंज करना है। और चेंज जब आता है, कैसे आता है चेंज? ऑपरेशन को अप्लाई करके। आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, ऑपरेशन से R2 में भी चेंज आएगा, R3 में भी चेंज आएगा। ऑपरेशन बनाना आपको आना चाहिए। देखो बच्चों, मुझे यहाँ पर इस R2 को इसमें चेंज करना है 1 1 1 में। तो देखो मैं R2 के लिए ऑपरेशन बनाऊंगा, यानी R2 चेंज टू R2 माइनस R1। अगर R2 में चेंज करना है R2 माइनस R1 ऑपरेशन से, तो देखो कैसे चेंज आ रहा है। R1 तो ऐसे लिखा जाएगा, R1 में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, ये R1 है। R2 में क्या चेंज आ रहा है? R2 माइनस R1, यानी 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1, बाकी 3 4 5 ये ऐसे रहेगा। तो देखो ये तो आ गया ना आपका। अब आपको R3 में ये लेके आना है 0 1 1 0 -1, और R3 में हमारे पास क्या है 3 4 5। अब इस 3 4 5 को 1 0 -1 में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए भी ऑपरेशन बनाना पड़ेगा आपको। तो हम R3 में चेंज करने जा रहे हैं, R3 चेंज टू R3 माइनस 2R1। देखो बच्चों ये ऑपरेशन क्यों लगाया? क्योंकि आप खुद दिमाग लगाओ, यहाँ पर 3 है और मुझे चाहिए 1। तो 3 से मैं कुछ माइनस करूंगा, और क्या माइनस करूंगा? 2 माइनस करूंगा। तो यहाँ पर मैं 2 की इंटू कर देता हूँ। तो 3 माइनस 2 इंटू 1 2, और 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 4 है, मुझे क्या चाहिए? 0 चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 2 की इंटू करूंगा, 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर 5 है और मुझे क्या चाहिए? -1। यहाँ भी अगर मैं 2 की इंटू कर रहा हूँ तो 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 कितना आ जाएगा? -1। तो यानी R1 में किसकी इंटू हो रहा है? 2 की इंटू हो रहा है। तब हमने R3 से इसको माइनस किया, तो R3 से हम 2R1 माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ये एलिमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, ये एलिमेंट आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो देखो ये ऐसे रहेगा R1 1 2 3, इसमें कोई चेंज ही नहीं आ रहा। 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। R3 में चेंज आ रहा है। ठीक है, R3 में क्या चेंज? देखो पहले 3 माइनस 2 इंटू R1 कितना है? 1 है। ठीक है, 2 1 जा 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 1 जा 2, ये आ जाएगा 1। उसके बाद दूसरा एलिमेंट R3 में 4 है, -2 इंटू R1 में क्या है? 2 है। इसको मत देखना अभी है, इसको हटा दो। तो 2 2 2 जा 4 माइनस 4, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर ये 5 आ गया। R1 कितना है भाई? 3 है। 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 कितना आ गया? -1। ठीक है ना, ये आपका आ चुका है डिटर्मिनेंट। अब आगे बढ़ते हैं। एक इसमें ये कुछ मिसिंग लग रहा मुझे, बी वाले पार्ट में ये आ गया। कुछ क्वेश्चन मिसिंग तो नहीं होगा? एक देखता हूं मैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट,
क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, देख चलो, ये तो फोर्थ और फिफ्थ है ना, फोर्थ और फिफ्थ कहाँ गए वो। चलो मैं आपको ऐसे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखो बच्चों, वो ये है बच्चों, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का ना, हाँ, 42, 28 और 14, 17 और 3 और 6, 4, 2, और आपको शॉर्ट करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, जीरो लेके आना है। अब जीरो जब भी प्रूफ करना है तो कुछ प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टीज हो गई, या सारे एलिमेंट जीरो हो जाए किसी भी रो या किसी भी एक कॉलम के। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो मैं तो आप सबसे पहले सोचूंगा आइडेंटिकल वाली प्रॉपर्टी, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए। ठीक है, तो देखो यहां पर है 42, 28, 14, और यहां पर क्या है 6, 4, 2। अगर मैं इस C3 में चेंज करता हूं, C3 में इंटू करता हूं 7 C3, तो देखो इसमें क्या चेंज आएगा। पहले इसको हम चेंज करते हैं। देखो ये ऐसी रहेगा, C1 ऐसी रहेगा, C2 भी ऐसी रहेगा। C3 में क्या चेंज आ रहा है, 7 के इंटू कर दो, 7 6 42, 7 4 28 और 7 2 40। अब देखो C1 इक्वल टू C3 आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाला जो पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में 5 7 8, 5 7 8 15, 21 24 और माइनस का 25, 30 और 42। इसमें सीधा 3 के इंटू कर दो ना, इंटू 3। ठीक है ना, मतलब C1 में चेंज कर दो 3C1। तो देखो 5 3 15, 5 7 3, 5 3 15 हो गया, 7 3 21 और 8 3 24। यहाँ पर 15 21 24 माइनस का 25 30 और 42। अब देखो इसको देखो, इसको देखो, यानी C1 इक्वल टू C2 हो गया, इसलिए इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, इसमें तो आपको एक्सपेंड करना ही होगा बच्चों। ठीक है, इसमें एक्सपेंड करना ही होगा, लेकिन तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। x प्लस वाई, 5x प्लस 4y, 10x प्लस 8y, x 4x और 8x, और यहाँ पर है x 2x और 3x। आपको आंसर चाहिए x क्यूब। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है बच्चों। इसमें ना हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखो इसको पहले दो डिटरमिनेंट से ब्रेक करेंगे, वो मैंने आपको बताया था। दो डिटरमिनेंट्स के सम के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आप C1 को देखकर दो डिटरमिनेंट्स के सम में लिख दो इसको। कैसे, देखो x 5x और 10x, x 5x और 10x, फिर ये आएगा आपका x 4x 8x, फिर आएगा आपका x 2x और 3x, बीच में प्लस साइन आ गया। अब इसको देखो y 4y 8y, इसको लिखो y 4y और 8y। अब C2 आ जाएगा दोबारा से x 4x 8x और x 2x और 3x। कॉमन देखो बच्चों, जैसे हम इंटू करते हैं ना किसी भी एक रो या एक कॉलम में किसी भी नंबर की, वैसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। आप R1 से कॉमन ले सकते हो x, R2 से भी x कॉमन ले सकते हो, R3 से भी x कॉमन ले सकते हो। मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो मैट्रिक्स में अगर ऐसा लिखा है, आप समझो x 2x 3x और 4x, अगर ये मैट्रिक्स है तो इससे आप कॉमन लोगे तो सारे एलिमेंट से कॉमन लोगे। ठीक है ना, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ x आएगा। ठीक है, 1 2 3 4, ये तो मैट्रिक्स का, ये तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा था। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटरमिनेंट में अगर ऐसा लिखा है x 2x 3x और 4x, तो आप R1 को देखोगे पहले या C1 को देखोगे, कॉलम या किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो को। ठीक है, तो R1 को अगर मैं देखता हूं तो यहां से x कॉमन आ रहा है, और R2 को अलग से देखोगे तो यहां से भी x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन क्या आ रहा है, x2। पहले R1 से फिर R2 से, या पहले C1 से या C2 से। समझ में आ गया, ऐसे रीड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट से, सभी एलिमेंट से कॉमन लिया जाता है, लेकिन डिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता है, किसी भी एक रो या एक कॉलम को देखकर कॉमन लिया जाता है। ठीक है ना, तो जैसे मैं यहाँ पर पहली रो को देख रहा हूँ तो यहाँ से x कॉमन आ गया, फिर दूसरी रो को देख रहा हूँ यहाँ से भी x कॉमन आ गया, फिर तीसरी रो को देख रहा हूँ यहाँ से भी x कॉमन आ गया। आप कॉलम्स को भी रीड कर सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है।
तो कॉमन क्या आ रहा है तीनों को रो से, अगर तीनों रो को मैं रीड करूंगा तो कॉमन क्या आ रहा है एक्स क्यूब। आपको समझ में आ गया होगा। 1 1 1 5 4 2 10 8 3। ठीक है, इतना क्लियर। अब यहां पर प्लस, यहां से भी सेम प्रोसेस। अब यहाँ पर कॉलम्स को रीड करो, देखो ऐसे में कॉमन दिखाई देगा, ऐसे ऐसे रीड करना कॉलम्स में। यहाँ से y कॉमन, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, तो 2 बार x 1 बार y, यानी x स्क्वायर y कॉमन। अंदर बचेगा 1 4 8, यहाँ पर भी 1 4 8 और यहाँ पर 1 2 3। अब इसको अगर आप देखोगे ना इतने को, तो ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C1 C2 के इक्वल है। C1 और C2 एक जैसा ही है, इसलिए पूरा जीरो हो गया। सिर्फ ये बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स क्यूब 1 1 1 और 5 4 2 और 10 8 3। और यहां पर इसको आपको एक्सपेंड करना ही होगा बच्चों। ठीक है, एक्सपेंड करना आपको सिखा रखा है। आप जब इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको 1 मिलेगा आंसर, एक्स क्यूब इंटू 1, और आंसर आपको कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाना, बोर्ड में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब इसी का फोर्थ पार्ट है, ये है बच्चों। फोर्थ पार्ट में भी इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आना चाहिए। तो कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम आना, अगर सेम हो जाए, एक जैसी हो जाए, तो इस डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम ऑपरेशन बनाएंगे, किसी भी एक रो या एक कॉलम को चेंज करेंगे। ठीक है, और ऑपरेशन कैसे बनाना है देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रटने वाले यहाँ पर ऑपरेशन आपको रटने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको समझना है। देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूं, इस डिटरमिनेंट को लिखता हूं 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और जो ढंग से लिखते हैं बोले इसको दोबारा देखो, 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए यहां पर आ गया बी सी, यहां पर सी ए, यहां पर ए बी। और समझना बच्चों, यहां पर हम इसके बाहर ए बी सी से इंटू ए बी सी से डिवाइड देते हैं। ठीक है, ऐसा आप पढ़ सकते हो, ए बी सी से इंटू ए बी सी से डिवाइड। और इस वाले ए की इंटू जो ऊपर है उसकी R1 में इंटू करेंगे, इस वाले बी की इंटू R2 में करेंगे, और इस वाले सी की इंटू R3 में करेंगे। ठीक है, मतलब ए की इंटू R1 में, बी की इंटू करनी है R2 में, और सी की इंटू करनी है R3 में। R1 R2 R3 में ए बी सी की इंटू करनी है, जैसे यहां पर लिखा है, यानी R1 चेंज टू ए R1, R2 चेंज टू बी R2, और R3 चेंज टू सी R3। ठीक है, इस तरह से आप लिख देना। तो देखो यहां तो ए बी सी अंदर चले जाएगा, यहां क्या बचेगा, 1 बाय ए बी सी बचेगा। ए के इंटू R1 में करेंगे तो कितना आएगा, ए से ए कैंसिल 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा ए क्यूब, यहाँ कितना आ जाएगा ए बी सी। यहाँ बी की R2 में बी की इंटू करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर बी क्यूब, यहाँ भी ए बी सी। ठीक है, बी यहाँ पर आया था ए बी सी बन जाएगा। सी की इंटू R3 में हो रही है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर सी क्यूब, और यहाँ पर कितना आ जाएगा ए बी सी। आगे समझ में। उसके बाद इस यहाँ पर देखो जरा R3 में देखो पूरा ए बी सी कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी बाहर कॉमन ले लोगे, तो ये ए बी सी जब बाहर जाएगा C3 में से, तो बाहर ए बी सी बाय ए बी सी आ गया। अंदर बचेगा 1 1 1, ये ऐसी रहेगा, R1 ऐसी रहेगा, R2 भी ऐसी रहेगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। जहां पर ए बी सी था R3 में, सब में सारे एलिमेंट्स R3 के ए बी सी थे, वो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 1 1। अब यहाँ पर C1 C3 के इक्वल है, इसलिए पूरे डिटरमिनेंट का आंसर जीरो होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में रखना, बोर्ड में आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए आपको 12th का सॉरी 11th में आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा होगा, उसका नॉलेज होना चाहिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो के इक्वल होता है, और ये सब क्या होता है, क्यूब रूट्स होते हैं 1 के। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम ऑपरेशन इस तरह से बनाएंगे कि ये चीज आ जाए, क्योंकि हमें जीरो आंसर चाहिए। और अगर मुझे ये मिल गया, सभी रो के सभी कॉलम के सभी एक रो या एक कॉलम्स के सारे एलिमेंट्स अगर इस फॉर्म में मिल गया, तो उसको मैं डायरेक्ट जीरो कर सकता हूं। देखो बच्चों समझो, यहाँ पर हम यहाँ पर ऑपरेशन बनाते हैं C1 चेंज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 को मैं चेंज कर रहा हूँ C1 प्लस C2 प्लस C3, इन सबको प्लस करके C1 में लिख रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे।
यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, C1 चेंज कर रहा हूँ मैं। यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, C2 ऐसे ही रहेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। कितना आएगा भाई? 0 0 0। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब कॉलम 1 के सारे एलिमेंट जीरो है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। समझ में आ गया बच्चों? ये था क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो चुके हैं। अब आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक्सपेंड करेंगे, तब आंसर निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो का पसंद आए चैनल को जो सब्सक्राइब करना।